जरा सोचिए, एक साधारण सा पीले रंग का पाउडर रखा है। रासायनिक तौर पर इसमें कुछ भी नहीं बदला गया है। हाँ, उसका फॉर्मूला बिल्कुल वही है। बिल्कुल, फॉर्मूला वही है, लेकिन अचानक ये चमकीले जामुनी रंग में बदल जाता है। कुछ और बदलाव होते हैं और ये हरा हो जाता है। सुनने में तो ये किसी पुरानी कीमियागरी या कह सकते हैं जादू टोने जैसा लगता है ना? हाँ, एकदम, जैसे कोई लोहे को सोना बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है। ये आधुनिक रसायन विज्ञान के सबसे गहरे और रहस्यमयी हिस्सों में से एक ही नींव है। और इसी रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की ये पूरी गहरी चर्चा। जी, जहां हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे धातुएं अपना पूरा अस्तित्व बदल लेती हैं और कैसे प्रकृति इन बारीक बदलावों से जीवन की सबसे जटिल मशीनरी चलाती है। मैं सच में इस टॉपिक को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। ये सचमुच एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है, क्योंकि जब हम उन चीजों को देखते हैं जो जीवन को संभव बनाती हैं, जैसे पौधों के पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल। बिल्कुल, क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी को सोखकर उसे ऊर्जा में बदलता है, या फिर हमारे खून में बहने वाला हीमोग्लोबिन जो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और विटामिन B12 भी तो है ना, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को जिंदा रखता है। एकदम सही कह रही हैं आप। तो देखने में ये सब अलग अलग दुनिया के हिस्से लगते हैं, लेकिन आणविक स्तर पर अगर हम बहुत गहराई में जाएं तो इन सब में एक बहुत ही गहरा, एक साझा डिजाइन मौजूद है। और यही डिजाइन आज की हमारी रिसर्च का मुख्य केंद्र है। इन सभी को उप सह संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। जी, क्लोरोफिल के बीचों बीच मैग्नीशियम बैठा है, हीमोग्लोबिन में आयरन है और विटामिन B12 में कोबाल्ट। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये धातुएं अकेले नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही खास तरीके से दूसरे अणुओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एल्फ्रेड वर्नर नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पहेली का ताला कैसे खोला, और वैज्ञानिकों ने इस रासायनिक अराजकता को व्यवस्थित करने की या नाम देने की कोशिश कैसे की। बिल्कुल, और आखिरकार वो कौन सा अदृश्य गोंद है जो इन सब को आपस में जोड़ कर रखता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के अंत में चलना होगा। उस समय रसायन विज्ञान काफी सीधे साधे नियमों पर चलता था। सब कुछ सुलझा हुआ था। हाँ, माना जाता था कि हर तत्व की एक निश्चित संयोजकता यानी वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन हमेशा 4 हाथ बढ़ाकर बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2। ये एक एकदम स्थापित नियम था। लेकिन स्विस वैज्ञानिक एल्फ्रेड वर्नर को कुछ ऐसा दिखा जिसने इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल, वर्नर के प्रयोगों के बारे में पढ़ना सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। उन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया को मिलाया। रुकिए, अब लॉजिक के हिसाब से देखें तो ये दोनों पहले से ही स्थिर यौगिक हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इन्हें आपस में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इन दोनों को मिलाया तो जो क्रिस्टल बने, उनका व्यवहार पूरी तरह से अजीब था। अजीब इसलिए क्योंकि जब कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 6 अमोनिया के अणु जुड़े तो क्रिस्टल का रंग पीला था। अच्छा। लेकिन जब अमोनिया के सिर्फ 5 अणु जुड़े तो क्रिस्टल जामुनी हो गया, और 4 अमोनिया अणुओं पर वह हरा या बैंगनी दिखने लगा। और यहीं से रहस्य गहराता है। रंग बदलना तो सिर्फ बाहरी आवरण था। असली कहानी तब शुरू हुई जब वर्नर ने इन अलग अलग रंग के यौगिकों को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाला। जी, रसायन विज्ञान में ये एक बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है। सिल्वर नाइट्रेट हमेशा आजाद क्लोराइड आयनों की तलाश में रहता है। हाँ, जैसे ही उसे क्लोराइड मिलता है वो उसके साथ जुड़कर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का एक सफेद अवक्षेप बना लेता है जो नीचे बैठ जाता है। और वर्नर को उम्मीद थी कि चूंकि हर एक यौगिक के फॉर्मूले में 3 क्लोराइड मौजूद हैं, तो हर बार सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल बाहर आने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुकिए, मैं इसे जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं पीले वाले यौगिक की बात करूं तो उसमें से 3 मोल AgCl बाहर आए। यहाँ तक तो सब ठीक था। हाँ, वहां तक सब नियम के हिसाब से था। लेकिन जब उन्होंने जामुनी वाले यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो सिर्फ 2 मोल AgCl ही बाहर निकले। इसका मतलब ये है कि फॉर्मूले में 3 क्लोराइड होने के बावजूद
एक क्लोराइड कहीं गायब हो गया था। एकदम सटीक विश्लेषण। वो तीसरा क्लोराइड गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो अणु के अंदर किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप गया था जहां सिल्वर नाइट्रेट का प्रभाव पहुंच ही नहीं पा रहा था। अरे वाह! और जब हरे वाले यौगिक का टेस्ट हुआ तो सिर्फ 1 मोल AgCl बाहर आया, यानी अब 2 क्लोराइड अंदर जाके छुप गए थे। ये तो कमाल है। मतलब अगर पहले 3 मोल बाहर आए और अगली बार सिर्फ 2, तो वो गायब क्लोराइड अणु के अंदर किसी वीआईपी जोन में चला गया है। VIP जोन, हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है इसके लिए। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक कॉन्सर्ट का उदाहरण सोचती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है। वर्नर ने असल में ये साबित किया कि धातु के पास लोगों को जोड़ने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। यानी 2 तरह की संयोजकताएं। हाँ, पहली है प्राथमिक संयोजकता, जो कि कॉन्सर्ट के जनरल एडमिशन टिकट की तरह है। ये तुलना इसे बहुत स्पष्ट कर देती है। जनरल एडमिशन वाले दर्शक आउटर ग्राउंड में होते हैं, वे जब चाहें कॉन्सर्ट से बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जो क्लोराइड आयन बाहर निकलकर सफेद अवक्षेप बना रहे थे, वे दरअसल इसी प्राथमिक संयोजकता से जुड़े थे। पानी में जाते ही वे आजाद हो जाते थे, आयनाइज हो जाते थे। लेकिन जो दूसरी संयोजकता है वो वीआईपी बैकस्टेज पास है। जो अणु या आयन इस बैकस्टेज पास के साथ धातु से जुड़ते हैं, वे उसके इतने करीब होते हैं, इतनी मजबूती से चिपके रहते हैं, हाँ, कि कोई भी सिल्वर नाइट्रेट उन्हें वहां से हटा नहीं सकता। वे आजाद नहीं होते। और वर्नर के असली जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने ये पहचान लिया कि ये जो VIP जोन है, यही तय करता है कि अणु 3D स्पेस में कैसा दिखेगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। बिल्कुल। यह द्वितीयक संयोजकता ही धातु के चारों ओर का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करती है कि क्या ये अणु एक अष्टफलकीय पिरामिड जैसा दिखेगा या एक चतुष्फलकीय आकार लेगा। इस खोज के लिए ही वर्नर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। अगर ये यौगिक पानी में जाकर अपने कुछ आयन आजाद कर देते हैं और कुछ को अंदर पकड़ के रखते हैं, हाँ, तो ये हमारे रसोई घर में रखे नमक या फिर फिटकरी से अलग कैसे हैं? फिटकरी भी तो कई चीजों से मिलकर बनती है। ये रसायन विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी मोड़ है। इसे समझने के लिए हमें सामान्य द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट्स और संकुल यौगिकों के बीच की दीवार को समझना होगा। अच्छा? मान लीजिए आप पोटाश फिटकरी या मोहर लवण को पानी में घोलते हैं। ये द्विक लवण है। पानी में जाते ही ये पूरी तरह से अपने घटक आयनों में बिखर जाते हैं। मतलब अगर मैंने फिटकरी को पानी में डाला तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट सब अपनी अपनी दिशा में तैरने लगेंगे। उनका पुराना वजूद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, वे अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन संकुल यौगिक जैसे कि कोबाल्ट के वे रंगीन क्रिस्टल या फिर पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, ये ऐसा नहीं करते। अच्छा, वे नहीं टूटते। नहीं, पानी में जाने पर वे अपनी उस VIP संरचना को नहीं तोड़ते। वो जटिल आयन पानी के अंदर भी अपनी पहचान बनाए रखता है। धातु और उसके VIP मेहमानों के इस मजबूत किले को समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। और इस किले के बिल्कुल बीचों बीच बैठता है एक राजा, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु है। रिसर्च पेपर्स पढ़ते हुए मैंने ध्यान दिया कि इस राजा को लुईस अम्ल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनों की बहुत भूख होती है। और जो लोग इस राजा के दरबार में तोहफे लेकर आते हैं, मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं और उससे जुड़ते हैं, उन्हें लिगैंड कहा जाता है। लिगैंड ही इस पूरी व्यवस्था के असली संचालक हैं। और ये मेहमान भी कई तरह के होते हैं। कुछ लिगैंड एक दंतुर होते हैं, जैसे क्लोराइड या पानी के अणु। हाँ, ये राजा को सिर्फ एक तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक साधारण हाथ मिलाने की तरह। लेकिन कुछ लिगैंड बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जैसे द्विदंतुर जो 2 तरफ से जुड़ते हैं, और फिर एक लिगैंड है EDTA जो बहुदंतुर है। ये एक ही समय में 6 अलग-अलग तरफ से धातु को पकड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लिगैंड धातु को किसी ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ से अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं? बिल्कुल वैसे ही। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये जकड़न उस किले को टूटने से बहुत मजबूती से बचाती होगी। ये ऑक्टोपस वाली कल्पना बिल्कुल सही है। जब एक बहुदंतुर लिगैंड धातु को कई तरफ से जकड़ लेता है तो वो एक अंगूठी या रिंग जैसी संरचना बना लेता है। इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव या चिलेट इफेक्ट कहा जाता है। ओके। जितने ज्यादा जुड़ने वाले बिंदु होंगे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डेंटिसिटी कहा जाता है, यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। उसे तोड़ना उतना ही नामुमकिन हो जाएगा।
मुझे लगता है इस ऑक्टोपस वाले कीलेट प्रभाव का असल जिंदगी में बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। जैसे अगर शरीर में लेड जैसी कोई भारी और जहरीली धातु चली जाए, हाँ, तो क्या हम किसी ऐसे लिगेंड को शरीर में भेज सकते हैं जो उसे जकड़कर बाहर निकाल लाए? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। चिकित्सा विज्ञान में भारी धातुओं की विषाक्तता के इलाज के लिए भारी मात्रा में कीलेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह! वे जहरीली धातु को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेते हैं, उसे शरीर के अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकते हैं और उसे सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा एक और अजीब तरह के लिगेंड होते हैं जिन्हें उभयदंती या एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। जैसे NO2 यानी नाइट्राइट या SCN, ये वो मेहमान है जो दो अलग-अलग दरवाजों से अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, NO2 कभी नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है तो कभी पलटकर ऑक्सीजन की तरफ से। और इसके पलटने से क्या होता है, वो इस चर्चा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी समस्या सामने खड़ी है। कौन सी समस्या? सोचिए, हमारे पास अलग-अलग धातुएं हैं, अलग-अलग लिगेंड हैं, कुछ ऑक्टोपस जैसे, कुछ सामान्य, और उनके जुड़ने के अनगिनत तरीके हैं। इस भारी अराजकता और भीड़ को एक व्यवस्थित नाम कैसे दिया जाए? हाँ, ये तो है। ये तो सच में किसी शाही दरबार के प्रोटोकॉल जैसा लग रहा है, जहां हर मंत्री यानी हर लिगेंड का नाम एक सख्त नियम के तहत पुकारा जाना जरूरी है, ताकि कोई भ्रम ना हो। तो आखिर ये नामकरण होता कैसे है? इस भ्रम को दूर करने के लिए ही IUPAC ने नामकरण के सख्त नियम बनाए हैं। इसका आधारभूत ढांचा बहुत सरल है। हमेशा धनायन यानी कैटायन का नाम पहले और ऋणायन का बाद में। जैसे हम साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। लेकिन जब बात उस VIP किले यानी समन्वय मंडल की आती है, तो मुझे लगता है वहां मामला थोड़ा उलझ जाता है। चलिए, मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक यौगिक है K3FeCN6, तो नियम के हिसाब से सबसे पहले राजा मतलब धातु का नाम आना चाहिए, है ना? यहीं पर अक्सर गलती होती है। राजा का नाम सबसे अंत में आता है। अच्छा। हाँ, समन्वय मंडल के अंदर सबसे पहले मेहमानों यानी लिगेंड्स का नाम पुकारा जाता है, और वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है। और एक खास नियम ये है कि अगर लिगेंड ऋणात्मक है तो उसके नाम के अंत में O या इडो लगता है। जैसे क्लोराइड बन जाता है क्लोरिडो और साइनाइड बन जाता है साइनिडो। ओ, तो मेहमानों का नाम पहले। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। K3FeCN6, इसमें सबसे बाहर धनायन है पोटेशियम, तो सबसे पहले आया पोटेशियम। एकदम सही। फिर किले के अंदर 6 साइनाइड हैं, तो ये हो गया हेक्सासायनिडो, और अंत में आयरन, तो इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासायनिडो आयरन। अब बहुत करीब हैं, लेकिन एक और पेंच है। एक और पेंच? हाँ, अगर वो पूरा VIP किला यानी समन्वय मंडल ऋणात्मक आवेश लिए हुए है तो राजा के नाम के अंत में 8 लग जाता है। ओके। आयरन बन जाता है फेरेट, कोबाल्ट बन जाता है कोबाल्टेट, और सबसे जरूरी बात, राजा की ताकत यानी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को अंत में रोमन अंकों में ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है। अब समझ आया। तो क्योंकि यहाँ पोटेशियम पर कुल +3 चार्ज है, तो किले पर -3 चार्ज होगा। उसे संतुलित करने के लिए आयरन को +3 अवस्था में होना होगा। तो इसका पूरा और सही नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासियानिडोफेरेट 3। बिल्कुल। ये नाम सुनने में किसी मंत्र या जादुई शब्द जैसा लग सकता है, लेकिन रसायन विज्ञान जानने वाले के लिए ये एक ब्लूप्रिंट है। इस एक नाम से आप अणु का पूरा 3D ढांचा कागज पर बना सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ ब्लूप्रिंट या फॉर्मूला जान लेना ही काफी है? क्योंकि थ्योरी के अनुसार कभी-कभी दो यौगिकों का रासायनिक फॉर्मूला एकदम एक जैसा होता है, उनका नाम भी लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उनका व्यवहार एक दूसरे से पूरी तरह अलग होता है। और यहीं पे हम रसायन विज्ञान के सबसे खूबसूरत और जटिल हिस्से में प्रवेश करते हैं, समावयवता यानी आइसोमरिज्म। इसे आप रूप बदलने की कला कह सकते हैं। रूप बदलने की कला? हाँ, फॉर्मूला वही है, लेकिन 3D स्पेस में अणुओं की सजावट बदलने से यौगिक का पूरा चरित्र बदल जाता है। त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अवधारणा मुझे बहुत हैरान करती है।
मान लीजिए मेरे पास एक चौकोर मेज है जिसे हम वर्ग समतली संरचना कहते हैं। इस मेज के चारों कोनों पर 4 लिगेंड बैठे हैं। ठीक है। अगर 2 एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के अगल-बगल यानी 90 डिग्री पर बैठे हैं तो उसे समपक्ष या सिस आइसोमर कहते हैं। जी। लेकिन अगर वे उठकर एक दूसरे के आमने-सामने यानी विकर्ण पर 180 डिग्री पर बैठ जाएं तो वह विपक्ष या ट्रांस आइसोमर बन जाता है। ये मेज का उदाहरण इस ज्यामिति को एकदम साफ कर देता है और इसका असर बहुत बड़ा होता है। सिर्फ लिगेंड के अपनी जगह से उठकर सामने बैठ जाने से अणु का रंग, उसका गलनांक और यहाँ तक कि उसकी घुलनशीलता भी बदल सकती है। अरे बाप रे! लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है ध्रुवण समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये वो समावयवी हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक? हाँ, आप अपने बाएं और दाएं हाथ को देखिए, वे एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। लेकिन क्या आप बाएं हाथ के दस्ताने को दाएं हाथ में पहन सकती हैं? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें एक दूसरे पर पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं कर सकती। इन्हें डी और एल रूप कहते हैं। मतलब ये प्रकाश को अलग-अलग दिशाओं में मोड़ते हैं, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। जीव विज्ञान में इसका असर जीवन और मृत्यु का हो सकता है। सच में? हाँ, हमारी कोशिकाओं के रिसेप्टर्स भी 3D होते हैं। वे किसी ताले की तरह होते हैं। अगर डी रूप वाली चाबी उस ताले में फिट होती है और बीमारी को ठीक करती है, तो हो सकता है कि उसकी मिरर इमेज यानी एल रूप उस ताले में फिट ही ना हो। और अगर फिट हो भी जाए तो शायद काम ना करे। या उससे भी बुरा, वो शरीर के लिए जहरीली साबित हो। फॉर्मूला एक ही है, परमाणु वही हैं, लेकिन उनका 3D ओरिएंटेशन तय करता है कि वे दवा बनेंगे या जहर। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और 3D ओरिएंटेशन के अलावा हमने पहले जिन उभयदंती लिगैंड्स की बात की थी, जैसे NO2, उनकी बंधनी समावयवता भी तो इसी तरह का जादू है। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या सच में NO2 के ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ने और पलटकर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ने मात्र से यौगिक का रंग पीले से लाल हो सकता है? हाँ, और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध भौतिकी है। जब NO2 ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है, तो धातु और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड प्रकाश की एक विशिष्ट ऊर्जा, जैसे नीले रंग की रोशनी, को सोखता है और लाल रंग को परावर्तित करता है। अच्छा। लेकिन जब वो पलटकर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, तो बॉन्ड की प्रकृति बदल जाती है, ऊर्जा का स्तर बदल जाता है और अब वो लाल रंग सोखकर पीला दिखाई देने लगता है। लेकिन अणु की 3D वास्तुकला हमें बताती है कि वे लोग कमरे में क्या कर रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बहुत उम्दा तरीके से कहा आपने। और अब जब हम जान गए हैं कि ये अणु कैसे दिखते हैं और कैसे रूप बदलते हैं, तो हमें उस सबसे बड़े सवाल का सामना करना है जिसे विज्ञान ने पूछा था। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? वो अदृश्य गोंद कौन सा है जो धातु और लिगंड को बांध कर रखता है? और इस अदृश्य गोंद की गुत्थी को सुलझाने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT का जन्म हुआ। इसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में फिर से एक एनालॉजी आई। बताइए। धातु एक तरह से किसी बड़ी हवेली के मेहमान की तरह है। लिगंड उसके हवेली में आने वाले मेहमान हैं और हर मेहमान अपने साथ इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा लेकर आ रहा है। अब मेहमान को इन मेहमानों के ठहरने के लिए अपनी हवेली में खाली कमरे यानी ऑर्बिटल्स तैयार करने होंगे। ठीक है, धातु के पास अलग अलग आकार के कमरे होते हैं, गोलाकार S कक्षक, डंबल के आकार के P कक्षक और जटिल D कक्षक। लेकिन मेहमानों को एक जैसे कमरे चाहिए, इसलिए धातु अपने इन S, P और D कमरों की दीवारों को तोड़कर उन्हें मिलाकर बिल्कुल एक जैसे नए कमरे बनाती है। ठीक है। अगर 4 मेहमान आ रहे हैं और धातु S और 3 P कक्षकों को मिलाती है, यानी sp3, तो कमरों की व्यवस्था चतुष्फलकीय हो जाती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर धातु के अंदर वाले कमरे पहले से ही उसके अपने इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हों, तो क्या होगा? लिगेंड तो आ रहे हैं, उन्हें खाली कमरे चाहिए। मैंने रिसर्च में आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुलों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर लिगेंड के स्वभाव का खेल शुरू होता है। क्या वो मेहमान शांत है या वो एक आक्रामक बुली है? बुली मतलब जो धौंस जमाता है। बिल्कुल। अगर लिगेंड बहुत आक्रामक और मजबूत है, जैसे साइनाइड, तो वो हवेली के अंदर घुसकर धातु के अपने इलेक्ट्रॉनों को डरा धमकाकर
एक ही कमरे में जोड़े बनाने पर मजबूर कर देता है। अरे बाप रे। इस बुलिंग से अंदर के कमरे खाली हो जाते हैं, लिगेंड वहां कब्जा कर लेते हैं। इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक साथ सिकुड़ कर जोड़े बना चुके हैं, उनका घूमना कम हो जाता है, इसलिए इसे निम्न प्रचक्रण या लो स्पिन कहते हैं। एकदम सही। लेकिन अगर आने वाला मेहमान कमजोर या विनम्र है, जैसे क्लोराइड या पानी, तो वो डरा नहीं पाएगा। हाँ, वह धातु के इलेक्ट्रॉनों को धकेल नहीं पाता। उसे बाहर के खाली कमरों में जगह लेनी पड़ती है। धातु के इलेक्ट्रॉन आजादी से फैले रहते हैं। इसे बाह्य कक्षक संकुल या उच्च प्रचक्रण यानी हाई स्पिन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का फैलाव है या उनका जोड़े बनाना है, इसी से ये तय होता है कि कोई यौगिक चुंबक की तरह काम करेगा या नहीं। हाँ, भौतिकी का एक बहुत ही सुंदर नियम है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह काम करता है। अगर वो अकेला है तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर यौगिक में ऐसे कई अकेले इलेक्ट्रॉन हैं तो पूरा अणु एक चुंबक बन जाता है और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है। इसे अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन अगर मजबूत लिगेंड ने उन्हें डराकर जोड़े बनवा दिए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सीधा घूमेगा और दूसरा उल्टा। वे एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को पूरी तरह से काट देंगे। अच्छा। तब यौगिक चुंबक से दूर भागेगा। इसे प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक कहते हैं। वीबीटी ने हमें यही सिखाया कि कैसे लिगेंड का दबाव, कमरों का खाली होना और इलेक्ट्रॉनों का जोड़े बनाना यौगिक के चुंबकीय गुणों को तय करता है। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान सिर्फ रटने वाली कोई नीरस चीज नहीं है। ये तो माइक्रोस्कोपिक वास्तुकला और भौतिकी का एक भव्य नाटक है। बिल्कुल है। मतलब वर्नर के रंग बदलते क्रिस्टल की पहेली से लेकर लिगेंड्स के ऑक्टोपस वाले कीलेट प्रभाव, नामकरण के कड़े प्रोटोकॉल्स, 3D समायव्यता के जानलेवा या जीवनदायी प्रभाव और आखिरकार वीबीटी के अदृश्य गोंद तक, हमने देखा कि कैसे प्रकृति अणुओं को जोड़कर पूरी दुनिया चला रही है। लेकिन विज्ञान की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता। वीबीटी ने हमें बहुत कुछ समझाया। उसने हमें अणुओं का आकार बताया, उनके चुंबकीय गुण बताए, लेकिन इसमें कुछ गहरी खामियां थी। हाँ बिल्कुल। वीबीटी ये तो बता देता है कि मजबूत लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को डराकर जोड़े बनवा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि आखिर कौन सा लिगेंड मजबूत होगा और कौन सा कमजोर। वो बुली क्यों है? सही सवाल है। और सबसे बड़ी बात, वर्नर ने जो पीला, जामुनी और हरा रंग देखा था, वीबीटी के पास उन रंगों की व्याख्या करने का कोई भी गणित या लॉजिक मौजूद नहीं था। और इन्हीं कमियों, इन्हीं अधूरे सवालों ने विज्ञान को एक कदम और आगे बढ़ने पर मजबूर किया। रंगों और लिगेंड की ताकत के इस रहस्य को सुलझाने के लिए रसायन विज्ञान ने एक नया और ज्यादा परिष्कृत सिद्धांत अपनाया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी अपने आप में एक अलग और रंगीन दुनिया का दरवाजा खोलती है, जिस पर हम भविष्य में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल, विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। हाँ, आज जो मॉडल हमें पूरी तरह से सही और अंतिम लगता है, कल उसी की कमियां किसी नए, अधिक गहरे सिद्धांत को जन्म देंगी। तो इस चर्चा के अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या आज की हमारी समझ का ये वर्तमान मॉडल भविष्य में किसी और गहरे, शायद क्वांटम स्तर के सिद्धांत द्वारा पूरी तरह बदल दिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जी। जिस तरह वर्नर ने अपनी सूझबूझ से पुरानी धारणाओं के किले को ढा दिया था, क्या भविष्य का कोई युवा वैज्ञानिक आज की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार एक नई पहेली के साथ।